तो हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में विज्ञान में 3 प्रश्न कर लिए थे। तो अब आगे देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखो। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कोई प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग 99% परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? ठीक है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो देखो, प्रश्न मैंने आपको बताया, थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता है। वो पूछ लेगा कि प्रिज्म क्या है ना, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा समझाइए। तो आपको कैसे मॉडिफाई करके मॉडिफाई करके कैसे पूछ लेगा प्रश्न। आपको ये ध्यान रखना, यदि प्रिज्म आ जाए जहां भी और बड़ा प्रश्न है, 4 से 6 नंबर का प्रश्न है, तो पक्की बात है आपको आंसर यही करना है जो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर देखो, पहले से प्रिज्म के बारे में पूछा है तो यहाँ प्रिज्म लिखते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म, तो प्रिज्म की डेफिनेशन ये है कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम का, किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। तो प्रिज्म क्या होता है कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। तो देखो, मैंने आपको पारदर्शी माध्यम बता दिया था, वह माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच, तो हम कांच के आर पार देख सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया? पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि दीवार, घर की दीवार होती है, हम घर की दीवार से आर पार थोड़ी देख सकते हैं, तो वो अपारदर्शी माध्यम हो गया। पारदर्शी माध्यम वो है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि पानी है, तो पानी के हम अगर मतलब समझ लो, किसी कांच में पानी भर दें और पानी भरने के बाद अगर हम पार देखें तो वो दिख जाएगा, मतलब जो पीछे उसके साइड में, तो पारदर्शी माध्यम हो जाता है, कांच भी और पानी भी। तो समझ में आ गया पारदर्शी माध्यम हो गया। समांग का मतलब है पारदर्शी माध्यम के सभी अंग। तो वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। जैसे ये है प्रिज्म, क्या होता है? इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, कांच का गिट्टा सा होता है इस तरीके से होता है। क्या इसके दो समतल पृष्ठ होते हैं इस तरीके से, है ना? इनके बीच एक कोण बनता है यहाँ पर, तो कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म। तो प्रिज्म समझ में आ गया होगा आपको। होता क्या, देखो प्रिज्म में क्या होता है कि बड़ा प्रश्न पूछने के बजाय कभी कभी 1-2 नंबर का प्रश्न भी पूछ लेता है कि प्रिज्म से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो चित्र तो हम आगे इसे अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, अब प्रिज्म को समझ लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलो यहां लिखना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन से इसको समझने से पहले आपको एक चित्र बना के दिखा देते हैं मैं आपको। तो ये प्रिज्म है, इस तरीके से इसे ए बी सी नाम दे देते हैं और इस तरीके से इसे बोलते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हो गए यहाँ पर है। तो इस तरीके से जा रहा है। देखो चित्र ही ऐसे प्रश्नों में जो ना चित्र को ही देखते हैं एग्जामिनर। अगर आपने चित्र को अच्छी तरीके से दिखाया गया है ना, देख एग्जाम उसमें लिखा है आंसर में, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ प्रिज्म कौन है ये, और ये पी क्यू और ये है आर और ये है एस। ये है हमारा सिग्मा 1 और यह सिग्मा 2 और यह है R1 और यह है R2। ठीक है, और ये जो है यहाँ क्या यहाँ लिख देते हैं हम, ये है I1 और ये है I2। ठीक है, बताएंगे ये क्या है। फिलहाल आप चित्र को देख लीजिए अच्छी तरीके से, पहले कैसे बना रहे हैं हम। तो ये हमारा चित्र है इस तरीके से। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। तो देखो जब प्रकाश जो किरण होती है ना, ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, ये कांच है, प्रिज्म क्या होता है, कांच होता है, तो वायु में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब थोड़ा सा उसकी जो दिशा है थोड़ी अलग हो जाती है, तो विचलित हो जाती है। ये क्या होता है, यहाँ से अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ से अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के बाद देखो जब ये प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो यहां से इसका अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है, मुड़ती है। और दूसरे पृष्ठ ये जो दूसरा पृष्ठ है ये, तो ये निर्गत प्रकाश किरण है और ये आपतित प्रकाश किरण है। ये आपतित है और ये निर्गत है। निर्गत मतलब वो निकलती हुई और ये है आपतित मतलब है आती हुई। तो निर्गत तो अभिलंब की ओर मुड़ती है
और दूसरे पृष्ठ यानी निर्गत प्रकाश किरण कांच से वायु में, कांच से यानी इस प्रिज्म जो है ना, कांच का जो प्रिज्म है, कांच से वायु में प्रवेश करती है। तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि साइंस में हम आपको कुछ नहीं रटवाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको सब कुछ क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो देखो यहां समझो इसे, ये है प्रिज्म, ठीक है, यहां तक समझ लेते हैं पहले से। ये प्रिज्म है, ये है आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण का मतलब होता है सूरज से प्रकाश किरण आती है ना, ऐसा बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये आपतित प्रकाश किरण क्या होता है, जब ये प्रिज्म यानी कांच से गुजरती हुई दोबारा वायु में जाती है, तो इसे बोलते हैं निर्गत प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं इसे? निर्गत प्रकाश किरण। तो यहाँ यही बात बताया गया है कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद यानी इससे गुजरने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है। दूसरे पृष्ठ यानी ये जो पृष्ठ है ना, ये दूसरा पृष्ठ, तो ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। तो दूसरे पृष्ठ निर्गत प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो यहां से निकलती हुई किस में जाती है? वायु में। तो अब लिखेंगे इसमें, तो ये क्या होता है जब प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर क्या होता है? ये अभिलंब से दूर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है, ठीक है। निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, दिशा से एक कोण बनाता है, कोण बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं विचलन कोण। जिसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और इसको जनरली किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से अच्छी तरीके से बना देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो विचलन कोण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? विचलन कोण। देखो ये वाला, इसको बोलते हैं विचलन कोण, ये वाला यहाँ पर सिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि यहां तक तो हमने समझ लिया था। तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, तो अभिलंब से क्या होती है? यहाँ बेसिकली मुड़ना चाहिए था, ये जाना चाहिए तो कायदे में यहाँ से इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाती है? मुड़ के इधर हो जाती है। तो अभिलंब से क्या होती है? दूर मुड़ती है। निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, यानी निर्गत प्रकाश किरण ये वाली आपतित प्रकाश किरण की दिशा से क्या बनाती है? एक कोण बनाती है, यहाँ झुकाव बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो इसमें ये जो दिए गए ना I1 I2 इन्हें और देख लेते हैं ये क्या है। इस चित्र में देखते हैं। तो चित्र से देखते हैं इसमें क्या, चित्र से देखते हैं कि हमारा जो इसमें P क्यों क्या है? P क्यों ये वाला आपतित किरण, P क्यों है? आपतित किरण और RS क्या है? RS बोलो या SR बोलो, क्या है? निर्गत
निर्गत किरण। और इसमें हमारा एंगल ए क्या है, एंगल ए ये वाला, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं इसे, प्रिज्म कोण। और आई, एंगल I1 ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसे, आपतन कोण। और एंगल I2 इसे बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं इसे, निर्गत कोण। ठीक है। और एंगल जो ये डी है इसे बोल देते हैं हम डी। ये जो है ना, ये यहाँ पर सिग्मा क्या है, डी ने बोल देते हैं। ये एंगल डी क्या है हमारा, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है। तो R1 क्या है हमारा, R1 है हमारा, R1 बोले, R बोलो, अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है। और मैंने यहां बता दिया आपको। तो हमारा ये एंगल ए प्रिज्म कोण है, एंगल आई आपतन कोण है, I2 ये क्या निर्गत कोण है, एंगल डी विचलन कोण है, और एंगल आई अपवर्तन कोण है। तो बस यही था। और यहाँ क्यू आर, यानी कि ये जो है, ये क्यू आर, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपवर्तित। एंगल क्यू आर क्या है हमारे, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। तो ये है हमारी अपवर्तित किरण। ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न आएगा ना, ये प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो ये तो आएगा तो 4 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का आएगा। 1-2 नंबर का तो आएगा नहीं। और 1 नंबर का आता है तो आपको प्रिज्म की परिभाषा जो पहले लिखवाई थी वही लिख देना। ठीक है। तो इतना बड़ा मत लिखना। और अगर ये 4 से 6 नंबर का आ जाता है तो आपको जो यहाँ तक जो समझा दिया गया है, जितना लिखवा दिया गया बोर्ड पे, वो सब कुछ लिख देना। चित्र को लिख देना साइड में, चित्र को और बना देना अच्छी तरीके से। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो यहां से भी बहुविकल्प बन जाते हैं। यहां से कैसे बनते हैं, तो पूछेगा विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, ये विचलन कोण है यहाँ पर। ठीक है ना, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कैसा है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि कांच के प्रिज्म द्वारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इसमें बोला उचित चित्र बनाकर, उचित चित्र बनाकर, चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का, वर्ण विक्षेपण का, विक्षेपण का मूल कारण भी लिखिए, मूल कारण भी। तो देखो प्रकाश का वर्ण स्पष्ट कीजिए और चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का मूल कारण भी बताइए, भी बताइए, लिखिए। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि प्रश्न को मॉडिफाई वो किसी तरीके से कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है। यदि 4 या 6 नंबर का बड़ा प्रश्न है तो आपको जो आंसर यहाँ लिखवाया जा रहा है और वो वर्ण विक्षेपण आ जाए, उसमें कहीं वर्ण विक्षेपण आ जाए, ठीक है ना, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ जाए, समझ लेना कि उसका आंसर यही होगा, उसका आंसर जो यहाँ लिखाया जा रहा है वही होगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र इससे ज्यादा, इसका बहुत आसान चित्र बनाएंगे।
यहाँ पर प्रिज्म बना लो, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। और यहां पर क्या करते हैं हम, यहां से एक आपतित प्रकाश किरण गुजार देते हैं और यहाँ एक पर्दा लगा देते हैं हम। इस तरीके से इसे डार्क कर लेना, जितना अच्छी तरीके से शो कर सको ना चित्र को एग्जाम में, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि देखो ज्यादातर एग्जामिनर की जो नजर मिलती है ना ऐसे प्रश्न वो चित्रों पे जाती है, और आपका चित्र अच्छी तरीके से तुमने रिप्रेजेंट किया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो पहले चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चित्र है। इनकी चित्रों की जो ना 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, आपके मतलब थोड़ा अच्छा मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना इसका तो आपको बनाने में एग्जाम में आसानी हो जाएगी। ये क्या है हमारा डॉट डॉट जो है ये है श्वेत प्रकाश, क्या है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये जो है ये कांच का प्रिज्म, क्या है, कांच का प्रिज्म, ठीक। और ये जो है ना ये है प्रकाश किरणें, क्या है, प्रकाश किरणें। जब श्वेत प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से रंगों में, पहला है वी, यानी वी फॉर वायलेट, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं बैंगनी, बैंगनी, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है इंडिगो यानी जामुनी, क्या है, जामुनी। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास यहाँ विलू, क्या है, बी फॉर विलू यानी नीला। और चौथा क्या है यहाँ पर, चौथा है यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। पांचवा पांचवा येलो, 1 2 3 4 5, यदि तो यहां पर हमारा थोड़ा इसे नीचे लिख लेते हैं, कौन सा था यहाँ पर, ब्लू था ना, या बी को यहां लिख देते हैं इसे नीला, ठीक है। और यहां लिख देते हैं हम 3 हो गए ना, यहां लिख देते हैं यहाँ कहते ग्रीन, ग्रीन माने हरा। और इसके बाद है हमारा येलो, येलो माने पीला, ठीक है। और इसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरी। और लास्ट है हमारा रेड, रेड माने लाल। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों यानी जिससे वो बना है अपने अलग अलग रंगों में बट जाता है। जैसे यहां पर बटा हुआ है, सबसे नीचे कौन सा है, बैंगनी, और सबसे ऊपर है लाल, और लाल और बैंगनी के बीच में जो रंग है दिख रहा है, ये 5 अलग अलग कलर है, रंग है। जैसे यहाँ पर जामुनी है, नीला है, यहाँ हरा है, यहाँ पीला है, यहाँ संतरी है। तो ये हमारा चित्र हमने बना दिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही बना के आना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप जितना अपनी तरीके से चित्र बना पाओगे ना, किताबी तरीके उससे छोड़ो, किताबी का जो चित्र, किताब का चित्र अपने तरीके से बनाना, इस तरीके से सरल तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो इस चित्र को हम इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देना, ब्लू से बना देना इसे, और बॉक्स में ब्लैक से बंद कर देना अच्छी तरीके से, और प्रॉपर ये चीज लिख देना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहीं से देखो, अब इसमें क्या लिखना है हमें,
प्रश्न क्या बोल रहा है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। यानी पहले तो हमें वर्ण विक्षेपण लिखना, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो इसका वर्ण विक्षेपण लिखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है, यानी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। 7 अवयवी अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं, इसके लिख लेते हैं इसे। तो लिखते हैं श्वेत प्रकाश को श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों, अवयवी का मतलब जिनसे वो प्रकाश श्वेत प्रकाश बना है। अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। रंगों की प्रकाश किरणों में बढ़ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे प्रकाश क्या बोलते हैं, तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश किस प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, समझाइए। ठीक है, तो आप समझा देना, चाहो तो चित्र लिख देना 1-2 नंबर में, चाहो इसे डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिख देना इस तरीके से। अब देखते हैं आगे। अब इसमें आपको थोड़ा लिखना होगा, क्या लिखना होगा, और विभिन्न अवयवी रंगों को मौजूद, ये जो अवयवी रंग है ना, इनका जो समूह है इसे क्या बोलते हैं, और विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ये रंग जो है विभिन्न अवयवी रंगों का जो समूह है ना, रंगों का समूह यानी ग्रुप। ये जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको, रंगों का ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पहले ही बताया कि जब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और मैंने आपको ये बताया कि जब वो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है तो वो जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो देखो इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सिरा ऊपर होता है। इस समूह में क्या होता है, इस समूह में एक सिरा कौन सा, एक सिरा क्या होता है, एक सिरा तो इसमें लाल होता है जो कि ऊपर होता है, सबसे ऊपर। और एक सिरा क्या होता है, एक सिरा क्या होता है इसमें, एक सिरा होता है बैंगनी। बैंगनी क्या होता है, सबसे नीचे। ठीक है, ज्यादातर जो बहुविकल्प बनते हैं ना वो इसी टॉपिक यानी इस प्रश्न से बनेंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वो निकलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु, जिनसे मतलब सीधे बहुविकल्प में आ जाते हैं वो। तो सिरा बैंगनी सबसे नीचे होता है,
और इन सिरों के बीच, और इन सिरों के बीच क्या होता है, और इन सिरों के बीच हमारा होता है, इन सिरों के बीच, चलो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, हम मिटाते हैं इसे। इस इन सिरों के बीच यहां से लिखना, इन सिरों के बीच, इन सिरों के बीच असंख्य, असंख्य मतलब अनगिनत, असंख्य प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणें का रंग अवितरित 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 रूप से बदलता रहता है, अवितरित रूप से बदलता रहता है, ठीक है। तो यहां से लिखना, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम, जो हमारी लाल प्रकाश की जो किरण होती है, लाल प्रकाश की किरण, लाल प्रकाश की किरण में विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम। ये जो लाल प्रकाश की किरण है ना, ये इसमें विचलन क्या होता है, विचलन का मतलब होता है झुकाव, तो सबसे कम झुक रही है, यही तो है ना, सबसे कम यही तो झुक रही है, तो विचलन सबसे कम किसमें, कम, और सबसे ज्यादा विचलन किसका मिलेगा, इस वाली का, कि सबसे ज्यादा झुक रही यही तो है, तो विचलन सबसे कम इसका है, और सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा किसका है, बैंगनी प्रकाश किरण का, बैंगनी प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अन्य रंगों की किरणों में विचलन इन दोनों के बीच में होता है, जो ये रंगों की जो किरण है ना, इनका जो विचलन है इन दोनों के बीच में होता है, यानी अन्य रंगों की किरणों में विचलन इन दोनों के बीच में होता है, क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, लाल रंग प्रकाश किरण, जो ये जो है, ये जो प्रकाश, लाल रंग की जो प्रकाश किरण ना, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है हमारी सबसे ज्यादा, तो लाल रंग प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और जो बैंगनी है, बैंगनी प्रकाश किरण, जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, कम, सबसे कम, ठीक है। तो इससे यहां पर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आपको बड़ विक्षेपण से प्रश्न आ जाता है 4 से 6 नंबर में, बार बार बता रहा हूं, तो आपको यहां तक लिखना है एग्जाम में, कहां तक लिखना, यहां तक, यहाँ ये पूरी तरह खत्म हो जाता है। और इसमें से जो मैंने आपको बता दिया, यहीं से बहुविकल्प बन जाएंगे। देखो कितने अच्छे अच्छे बहुविकल्प क्वेश्चन निकल के आते हैं, यहाँ से पूछ लेगा कि प्रकाश के बड़ विक्षेपण में किस रंग की प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किसकी होती है, लाल रंग की, और सबसे कम पूछ लेगा तो बैंगनी रंग की। और ऐसे नहीं तो दूसरी तरीके से कहेगा कि
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो किसका विचलन कोण सबसे कम होता है? इस वाले का, लाल रंग का, और सबसे अधिक बैंगनी का। यहां से बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो जिसने ये समझ लिया होगा ना पूरा, तो उसके 4 से 6 नंबर तो पक्के हो गए और बहुविकल्पीय के भी यहां से तैयार हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से डिजाइन करके लाया हूं आपके लिए क्वेश्चंस। समझ में आ गया यहां तक? चलो आगे देखते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इसे जो ना अच्छी तरीके से घोल के पी जाओ, ये क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, कॉपी पे लिख लिख के। ठीक है ना, ऐसे मत करना कि कॉपी पकड़ी, नोटबुक में लिखा है और बार बार इसे बोले जा रहे हो, ऐसे याद नहीं होगा। विज्ञान कभी ऐसे याद नहीं होता, मैथ की तरह होता है विज्ञान को जितना कॉपी से तुम प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के, उतना ही अच्छी तरीके से आएगा आपको ये। और जो फिगर वाले जो क्वेश्चन है, चित्र वाले जो क्वेश्चन है, उन्हें तो आप लिख लिख के ही तैयार करना, मानो तो बात को। ठीक है ना, तो जब ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ना, 30 क्वेश्चन करवाएंगे मैक्सिमम। ठीक है ना, कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन में हमारा पूरा जो सिलेबस है समेट जाए, और 30 क्वेश्चन के अंदर से ही सब कुछ हमारा पेपर में मिल जाए। तो हमारी एक पूरी कोशिश होगी, और आप बराबर प्रैक्टिस करते चलना ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस चित्र को बने रहने देते हैं, आपके सामने ज्यादा समय तक रहेगा तो आपको, आपके लिए बेटर ही रहेगा। तो यहां देखते हैं इसका कारण, वजह क्या है। देखो, अब ये जो आगे की मैं बात लिखवा रहा हूँ ना, कारण ये इस प्रश्न से अलग है, थोड़ा अलग हटके, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्प है, अति लघु 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैं इसमें जोड़ के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक, किसी वजह क्या है, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम। तो अपवर्तनांक लाल रंग जो है ना, ये जो लाल रंग है, इसके लिए तो सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए सबसे कम, और बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे अधिक। बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक। ठीक है, तो अब पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न में कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ना, वो प्रिज्म से तो हो जाता है, लेकिन आयताकार गुटके से नहीं होता। कारण क्या है? कारण लिखते हैं यहां पर, आयताकार गुटके। तो यहां लिखेंगे आयताकार गुटके। क्या? तो अब देखते हैं हम इसमें कि आयताकार में, देखो आयताकार गुटके में क्यों नहीं होता। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें क्या नहीं होता, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि आयताकार गुटके द्वारा, आयताकार गुटके द्वारा प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होता।
नहीं होता। इनका केवल क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। इनका केवल पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व का मतलब होता है साइड, पार्श्व परिवर्तन होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होता है, समांतर हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये आयताकार गुट का और जो मैंने कारण बताया ना उस क्वेश्चन से गति अलग है, ये तो इसलिए लिखवा दिए क्योंकि ये भी इसी का एक भाग है और प्रश्न जो ना 1 से 2 नंबर के अति लघु या बहुविकल्प पूछ लेता है इससे संबंधित। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन तैयार हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ देख लिया है। ठीक है ना, आपको हमने समझा भी दिया है अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि अति लघु या बहुविकल्प के लिए बहुत जरूरी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये सब क्वेश्चंस आज हम इस इंपोर्टेंट पॉइंट्स में कर लेंगे। तो यहाँ डालना क्वेश्चन नंबर 5 तक तो क्लियर हो गए। देखो हमारा क्या हो करेगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर करके फिर इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर लिया करेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप क्वेश्चन को रीड करो या उन्हें अच्छी तरीके से रिवीजन करो, तो इन पर थोड़ा ध्यान दे लग करो। ठीक है ना, ताकि आपके जो मतलब अच्छी तरीके से तैयारी चलती रहे। तो यहाँ डालना इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो मैं क्लास के दौरान आपको शुरू में बता रहा था एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, वही समझना है इसे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन। पहला क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के परिवर्तन को। देखो हमारी पृथ्वी है, इस पर वायुमंडल है, इसकी अलग अलग परतें हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के होने वाले अपवर्तन को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या है पृथ्वी के, ये आपको परिभाषा के तौर पे याद रख लेनी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका कि तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये परिघटना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण होता है। ये जो परिघटना होती है ना हमारी तारों के टिमटिमाने की, ये परिघटना तारों के प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण
वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण होती है वायुमंडल की विभिन्न परतों में, वायुमंडल की विभिन्न परतों में, विभिन्न मतलब अलग अलग परत, तो वायुमंडल की विभिन्न परत है, जैसे समताप, एक समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है ना, मध्य मंडल है, ये अलग अलग परतें हैं। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों में घनत्व के परिवर्तन के कारण तारों से पृथ्वी की ओर आने वाली, पृथ्वी की ओर आने वाली प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस कारण तारों से आने वाली प्रकाश की तीव्रता, आने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी भी बढ़ या घट जाती है और तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते? तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं, तो उन परतों में प्रकाश की जो किरण है ना, वो अलग अलग परतों में प्रवेश करती है। तो अलग परतों में प्रवेश करने के कारण तारों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस कारण तारों से आने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होती है कभी बढ़ या घट जाती है और तारे टिमटिमाते जैसे लगते हैं, टिमटिमाए हुए प्रतीत होते हैं। समझ में आ गया आपको ये दोनों? चलो अब आगे देखते हैं। यहां से एक बहुविकल्प बन सकता है कि तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका वजह क्या है? तो ऑप्शन में दे देगा प्रकाश का टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तो तारे टिमटिमाते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जिसमें अति सूक्ष्म
आकार के कण, आकार के कण, जैसे धूल के कण, जैसे धूल के कण, धूल के कण, वायु के कण आदि, वायु के कण आदि। तो प्रकाश का पृथक्करण में देख ले यहां तक, इसमें लिखना है हमें। तो इन कणों के द्वारा, तो इन कणों के द्वारा, इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो इसे समझो, इसने बोला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, मान के चलो एक माध्यम है ये, ठीक है ना, ये माध्यम है। अब यहां से प्रकाश गुजरता है, सूरज का जो प्रकाश यहां से गुजरता है, तो गुजरने के बाद जो धूल के कण या वायु के कण जो इसके रास्ते में आएंगे ना, तो उनसे टकराने के बाद क्या होगा, ये सभी दिशाओं में फैल जाएगा। ये सीधा ना जाकर क्या होगा, सभी दिशाओं में फैल जाएगा। इस तरीके से फैल जाएगा सभी दिशाओं में। और सभी दिशाओं में फैलने की घटना को क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे धूल के कण, वायु के कण आदि। तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, जैसे प्रकाश से क्या होता है, कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ गया होगा आपको ये होता क्या है। अब होता क्या है, इसमें होता क्या है, लाल रंग का जो प्रकाश, लाल रंग की प्रकाश किरण का जो प्रकीर्णन होता है ना, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, यानी ज्यादा कह सकते हो या अधिक कह सकते हो। तो देखो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि जो खतरे के जो सिग्नल होते हैं ना, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग जो ना फैलता नहीं है, वो एक ही जगह होता है। जब कोई चीज एक ही जगह होती है ना, तो हमें ज्यादा दिखती है, और जब कोई चीज थोड़ी समय फैल जाती है, वो हमें कम दिखती है। समझ रहे हो ना। तो जैसे हमारे खतरे के सिग्नल हो गए, है ना, या कार होगी या उसकी बाइक होगी, पीछे की जो लाइट होती है वो लाल रंग की होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें वो कोहरा में भी दिख जाता है। समझ रहे हो ना। तो यही है कि खतरे के सिग्नल जो है ज्यादातर किस रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि हम दूर से भी देख सकें। तो यहां लिख सकते हैं यही कारण है, यहां लिख सकते हैं इसी कारण खतरे के सिग्नल, जैसे झंडी होती है, आपने देखी है रेलवे स्टेशन पर जो झंडी होती है वो लाल रंग की होती है, एक हरी रंग की होती है। इसी कारण खतरे के जो सिग्नल हैं, तो लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे कम फैलता है। कहने का मतलब यह है, लाल रंग के होते हैं। तो ये जो घटना होती है ना, ये कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। और जो टिंडल प्रभाव होता है, एक होता है टिंडल प्रभाव, हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस खाली ये समझना है कि जो घटना आती है ना टिंडल प्रभाव, वो इसी के अंतर्गत आती है।
टिंडल प्रभाव की जो घटना है ना, घटना भी इसी कारण होती है, इसी कारण होती है, इसी कारण होती है। इसे टिंडल प्रभाव, यहां लिखना टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव की घटना भी इसी कारण होती है। तो आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी हमारे तथ्य थे वो हमने समझा दिए हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, वो है, चौथा पॉइंट ये है कि स्वस्थ नेत्र के लिए, जो स्वस्थ नेत्र होता है ना, जो संयाक होती है, जो संयाक के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी तो होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होती है, दूरी अनंत होती है। इसका मतलब समझो, जो हमारी आंख होती है ना, वो कम से कम कितनी नजदीक की चीज को देख सकती है, 25 सेंटीमीटर की को, कितनी नजदीक की चीज को देख सकती है, 25 सेंटीमीटर की को देख सकती है। जैसे हम अपनी आंख के पास कोई भी चीज लाते जा, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब को हम 25 सेंटीमीटर लगभग इतना होता होगा। तो अगर हम इसके आंख के पास ले आएंगे ना, तो होता क्या, वो चीज हमें धुंधली दिखाई देती है और हमारी आंखों पर जोर पड़ता है। तो क्यों पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ नेत्र जो है ना, स्वस्थ नेत्र की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है, कि वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को ही देख पाता है। न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अनंत क्या होती है, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो होती है अनंत। तो अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो बहुविकल्प में पूछ लेता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं अब देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी रेनबो। इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। मैंने पीछे पढ़ा दिया आपको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी वर्षा के समय, यानी कभी कभी क्या होता है, जो बारिश होती है ना, कभी कभी वर्षा के समय, यानी बारिश के समय, वर्षा के समय, और उसके बाद जब धूप निकलती है, तो आकाश में रंगीन संकेंद्रीय वृत्तीय चाप सूर्य के विपरीत, वृत्तीय चाप सूर्य की क्या होती है, विपरीत, सूर्य के विपरीत दिखाई देती है। इसे, ये रंगीन संरचना क्या कहलाती है, ये रंगीन संरचना क्या कहलाती है, इंद्रधनुष संरचना, इंद्रधनुष कहलाती है। क्या कहलाती है, इंद्रधनुष होती है।
होता क्या है कि इंद्रधनुष आपको यहाँ लिखवाते इसलिए है क्योंकि इंद्रधनुष की परिभाषा पूछ लेता है, इंद्रधनुष क्या होता है, इसे समझाइए। तो समझा सकते हो इंद्रधनुष क्या होता है, तो प्रकाश के बण विक्षेपण होती किसकी वजह से, प्रकाश के बण विक्षेपण की वजह से। किसकी वजह से, प्रकाश के बण विक्षेपण की वजह से। एक प्राकृतिक उदाहरण है, कभी कभी वर्षा के साथ और उसके बाद जब धूप निकलती है तो आकाश में रंगीन संकेंद्रित वृत्तीय चाप सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य की उल्टी दिशा में दिखाई देती है। ये रंगीन संरचना क्या कहलाती है, इंद्रधनुष कहलाती है। सिंपल। अब देखते हैं हम समंजन क्षमता। क्या देखते हैं, समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या होती है, लास्ट पॉइंट है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को, नेत्र द्वारा यानी आंख द्वारा, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को कम या ज्यादा, कम या ज्यादा करने की क्षमता, ज्यादा करने की क्षमता, क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की क्षमता को, नेत्र की क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। जो स्वस्थ नेत्र होता है ना, जो जैसा मतलब जो निरोगी आंख होती है ना, रोग रहित आंख होती है, उसके जो उसके लिए जो क्षमता होती है ना, वो 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है, 4 डायोप्टर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए यह क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर। यह क्षमता 4 डायोप्टर, डायोप्टर या डी से डिनोट करते हैं, 4 डायोप्टर होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक करते हैं इस क्लास में, और जितना इसमें पढ़ा दिया गया है उसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए जब तक कि ठीक है ना, एग्जाम के आते आते ये सब कुछ आपका मतलब अच्छी तरीके से माइंड में जो ना सेट हो जाएगा। पिछले 3 प्रश्न ये वो जो कल क्लास में करवा दिए थे, और आज के जो 2 प्रश्न करवा दिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें तैयार करते रहो बराबर। यकीन मानो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका विज्ञान में। ठीक है ना, मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।